नमस्कार दोस्तों प्रिपरेशन बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, मध्यकालीन भारत से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस बार एसएससी सीजीएल 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जो कंटेंट मैंने रेडी किया है ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है जो बार बार एसएससी में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम जो मैंने चैप्टर्स में कैटेगराइज किया है, वन बाय वन एक एक चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे भारत पर अरबी आक्रमण से। उसके बाद में महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। देन हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सल्तनत काल पढ़ेंगे। देन विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद में बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। देन मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद में मुग़ल शासन व्यवस्था और मराठों का उत्कर्ष पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद में हमारा जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो हम संपूर्ण कर चुके होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत पर अरबी आक्रमण से। दोस्तों, भारत पर अरबों के आक्रमण को समझने के लिए हमें बैकएंड पे एक स्टोरी को समझना होगा। देखिए, अगर हम बात करें 600 एडी की, तो 600 एडी में इस्लाम धर्म का उदय होता है। इस्लाम धर्म का उदय होता है और जो अरब में रहने वाले जो मुसलमान थे, अरब में रहने वाले जो मुसलमान थे उनको अरबी मुसलमान कहा जाता है। और जो तुर्क में रहने वाले मुसलमान थे उनको तुर्की मुसलमान कहा जाने लगा। अब जो सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण करेंगे वो करेंगे अरबी मुसलमान। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। चलिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें कि पहला अरबी मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया तो वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया। देखिए, आक्रमण तो पहले और भी अरबी मुसलमानों ने किया, बट जो पहला सफल आक्रमण था, पहले सफल आक्रमण की अगर हम बात करें तो वो किसने किया, किस अरबी मुसलमान ने किया? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण किया। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण किया, किस तरह से, और क्या उद्देश्य था उसके आक्रमण करने के पीछे, भारत पर उसने आक्रमण आखिर क्यों किया। देखिए, वन बाय वन एक सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सिंध वाले इलाके में पहला सफल आक्रमण किया। उसके बाद में हम बात करें सिंध पर जब उसने आक्रमण किया तो वहाँ पर किसका शासन था? तो सिंध के राजा दाहिर का वहाँ पर शासन था। और उनके साथ, दाहिर के साथ उसने कौन सा युद्ध किया? रेवार का युद्ध किया। 713 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान, जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता था, स्वर्ण नगरी मुल्तान पर उसने 713 एडी में आक्रमण किया। और मुल्तान पर, स्वर्ण नगरी पर जो इसने आक्रमण किया, इसकी जानकारी अली अहमद की रचना चचनामा में मिलती है। धन दौलत लूटने और इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए, यहाँ से कि कौन कौन से क्वेश्चन हम बनते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो प्रथम, अगर आपसे पूछता है प्रथम सफल आक्रमण किसने किया, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। और उसने कहाँ पे उसने आक्रमण किया, तो ये पूछा जाए तो देखो, उसने रेवार का युद्ध किया था सिंध के राजा दाहिर के साथ में। तो सिंध वाले इलाके पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया। 713 एडी में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया। और
सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि जो चचनामा है, चचनामा में किसकी जानकारी मिलती है? तो चचनामा में मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है और ये अली अहमद की रचना है चचनामा। ठीक है। देन हम बात करें कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर जो आक्रमण हुआ उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था? तो उसका सीधा उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना उसका उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अरबी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो अगर अरबी आक्रमण के प्रभाव की बात करें तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हुई जो भारत पर अरबी आक्रमण के बाद में इम्प्लीमेंट हुई। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखो, भारत में अरबी आक्रमण के बाद ही ऊँट पालने की प्रथा स्टार्ट हुई। भारत में उससे पहले ऊँट पालने की प्रथा नहीं थी। तो अरबी आक्रमण से ही भारत में ऊँट पालने की प्रथा की शुरुआत हुई। खजूर की खेती की बात करें तो खजूर की खेती जो है वो अरबी आक्रमण के बाद भारत में स्टार्ट हुई। दिरहम नाम की मुद्रा बेसिकली कहाँ से आई? अरब आक्रमण से भारत में स्टार्ट हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से जो सवाल बनता है वो बनता है कि जजिया नामक कर की जो शुरुआत की वो किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया जो कर था वो एक गैर मुस्लिम कर था, मतलब जो मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था। जो मुसलमानों के अलावा जो भी लोग थे उन सब पे जजिया कर लगाया जाता था। ठीक है। तो ये सब बात रही किसके बारे में? भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत पर अरब आक्रमण किसने किया? तो भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कि जो मुल्तान पर जो आक्रमण था उसकी जानकारी चचनामा में अली अहमद की मिलती है। 713 एडी में इसने स्वर्ण नगरी मुल्तान पर आक्रमण किया। और अरबी आक्रमण से भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? भारत में ऊँट पालने की प्रथा का जन्म हुआ और खजूर की खेती स्टार्ट हुई। उसके बाद में दिरहम नामक मुद्रा चलवाई मोहम्मद बिन कासिम ने, जजिया नामक कर लगाया। तो ये सारी बातें हमें भारत पर अरबी आक्रमण के रिलेशन में याद रखनी है। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं आगे भारत पर तुर्की मुसलमानों का आक्रमण। तो अगर तुर्की मुसलमानों के आक्रमण के क्रम को देखते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे भारत पर तुर्की मुसलमानों के संदर्भ में बात करें तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। देन मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करेगा 1175 ईस्वी में और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हो जाएगा। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं तुर्की मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। देखिए, तो इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी को। देखिए, महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण करने आया तो ये बेसिकली अफ़गानिस्तान वाले एरिया से आया था जहाँ पे गजनी नाम की एक जगह थी। और गजनी जो जगह थी वहाँ पे गजनी साम्राज्य की 932 एडी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने स्थापना की थी और गजनी साम्राज्य की राजधानी गजनी को बनाया था। और बेसिकली ये कौन सा एरिया था? अफ़गानिस्तान वाला एरिया था। उसके बाद में 977 एडी में अलप्तगीन का जो दामाद था सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण किया। और ये कब की बात है? 977 एडी की बात है। और ऐसा करने वाला सुबुक्तगीन जो था पहला तुर्की मुसलमान था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला तुर्की मुसलमान जिसने भारत पर आक्रमण किया तो वो कौन था? तो वो सुबुक्तगीन था। और 998 एडी में सुबुक्तगीन का ही पुत्र महमूद गजनी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, महमूद गजनी साम्राज्य का शासक बन जाता है। और आगे जाकर 1000 एडी में महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी को कुछ उपाधियां प्राप्त थी। जैसे इसको बुद्ध शिखन की उपाधि मिली हुई है, मूर्ति भंजक जिसको बोल सकते हैं हम। तो मूर्ति भंजक इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसने जितने भी आक्रमण किए, जितनी बार भारत पर आक्रमण किया, तो इसका जो टारगेट था वो मूर्तियाँ, मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों की जो मूर्तियाँ हुआ करती थी, तो इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा गया। इसको गाजी की उपाधि प्राप्त हुई।
यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्ला और सुल्तान की उपाधि इसको बेसिकली बगदाद के खलीफा ने से मिली है। ठीक है। तो और एक और फैक्ट मोहम्मद गजनी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि अपने पिता के शासनकाल में यह खुरासान का शासक था। तो इतनी बातें हमें महमूद गजनी के बारे में पता होनी चाहिए। ये जो उपाधियां हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो प्रमुख आक्रमण किए हम उनको बारी बारी से देखते हैं। देखिए, इतिहासकार था हेनरी एलियट। तो हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अब हम 17 आक्रमण को नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, हम सिर्फ कुछ प्रमुख आक्रमण हैं उनको बारी बारी से देखेंगे। देखिए, 1000 AD में इसने पहला आक्रमण किया पेशावर वाले इलाके में। उसके बाद में 1001 में इसने दूसरा आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल पे किया। ये भी पेशावर वाले इलाके में ही बेसिकली इसका आक्रमण था। उसके बाद में 1014 ईस्वी में इसने थानेश्वर, हरियाणा में जो एक जगह है थानेश्वर, वहाँ पे चंद्र स्वामिनी मंदिर पर इसने आक्रमण किया और आदमकद की जो प्रतिमा थी, जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, उसको ये चोरी कर कर ले गया। उसके बाद में 1018 में इसने गंगा घाटी पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया। तो देखिए, अभी तक जो आक्रमण हो रहे थे, जो आक्रमण अभी तक तुर्की मुसलमानों ने किए या अरबी मुसलमानों ने किए, वो सब वेस्टर्न वाले इलाके में थे। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमण था जो कि गंगा घाटी वाले इलाके में था, या जो कि कन्नौज मथुरा वाला एरिया है, यानी उत्तर भारत हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में 1019-20 में कालिंजर अभियान हुआ, जिसमें चंदेल का जो शासक विद्याधर था उसने महमूद गजनी को कड़ी टक्कर दी। उसके बाद में जो सबसे प्रमुख आता है इसका आक्रमण, वो 16वां आक्रमण 1025 में, जो इसने सोमनाथ के शिव मंदिर पर किया। और जब इसने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया तो 1025 में चालुक्य वंश का भीम प्रथम वहाँ पर शासन कर रहा था। उसके बाद में 17वां आक्रमण की अगर बात करें तो 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण इसने मुल्तान के पास खोखरो जाटों के विरुद्ध किया। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको महमूद गजनवी के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो महमूद गजनी के बारे में इसके अलावा कहाँ से पूछे गए हैं। तो देखिए, बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। तो पहली अगर हम बात करें कि महमूद गजनी जो था उसने सेना में तिलक नाम का एक हिंदू सेनापति बनाया। तो ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने हिंदू सेनापति बनाया। देखिए, ये वैसे तो मुसलमान था लेकिन इसने हिंदू सेनापति बनाया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो महमूद गजनी ने सेना में तिलक नाम का एक हिंदू सेनापति बनाया था। इसके बाद में इसने संस्कृत व अरब मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के बनाए, जिसको कि दिरहम कहा गया। क्या कहा गया? दिरहम। उसके बाद में हम बात करें तो महमूद गजनवी के शासन के समय प्रमुख इतिहासकार रहे, और उन इतिहासकारों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इतिहासकार प्रमुख रूप से महमूद गजनवी के समय रहे? तो अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी एंड बैहाकी, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी से रिलेटेड आपको एक बुक का नाम याद रखना है, तहकीक-ए-हिंद। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि तहकीक-ए-हिंद जो है वो किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की रचना है। फिरदौसी की जो रचना है शाहनामा, उत्बी की रचना है तारीख़-ए-यामिनी, और बैहाकी की रचना है तारीख़-ए-सुबुक्तगीन। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप अलग से नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आई थिंक महमूद गजनी के बारे में आप सबको क्लियर होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि 1000 AD में जो है महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद में जो तुर्की मुसलमान भारत पर आक्रमण करेगा वो कौन है? वो है मोहम्मद गौरी। अब देखिए, मोहम्मद गौरी जो है भारत पर 1175 AD में खैबर और गोमल दर्रे से भारत पर मुल्तान वाले इलाके में पहला आक्रमण करेगा। तो मुल्तान वाले इलाके में ये आक्रमण करेगा और खैबर और गोमल दर्रे से ये आक्रमण करेगा 1175 AD में।
उसके बाद में इसका जो आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था, ये क्या था, धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से इसने भारत पर आक्रमण किया। देन हम बात करें तो 1178 एडी में गुजरात पर आक्रमण किया इसने, वो वहाँ पर चालुक्य राजा भीम द्वितीय का शासन था। माउंट आबू के पास में इस युद्ध में गौरी की हार हो जाती है, और ये जो हार है ये गौरी की भारत में पहली हार होती है। और मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई, पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के चलवाए, और उत्तर भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की। तो इतनी बातें मोहम्मद गौरी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1175 में इसने भारत पर अटैक किया। उसके बाद में 1178 में इसने गुजरात वाले एरिया पर अटैक किया जब चालुक्य राजा भीम द्वितीय का शासन था। उसके बाद में आपको याद रखना है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने खुदवाई, तो वो बनवाई मोहम्मद गौरी ने। देन आपको याद रखना है कि भारत में एकता प्रणाली की जो व्यवस्था है वो किसने स्टार्ट की थी, वो मोहम्मद गौरी ने शुरुआत की थी एकता प्रणाली की। ठीक है, आगे चलें। तो आगे हम बात करेंगे कि जो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट युद्ध जो रहे, जो इसने लड़े हैं, उसकी हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखिए, पहला जो इसने युद्ध, जो इसका प्रमुख युद्ध है, वो माना जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1191 में इसने तराइन का पहला युद्ध लड़ा। और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से इसकी लड़ाई हुई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया 1191 ईस्वी में। और इस युद्ध में गौरी की, मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फिर से आमने सामने हुए, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी हरा देता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसके साथ लड़ा, तो जयचंद के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा 1194 ईस्वी में, और इसमें जयचंद को इसने हरा दिया। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम इनको बोल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम कौन कौन से थे, तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था यल्दौज, एक कुबाचा, और लास्ट वन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में कौन सा इलाका इसने दिया, कौन सा इलाका इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला, तो लाहौर और दिल्ली वाला जो इलाका था वो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में था। और यल्दौज को जो इलाका मिला वो मिला गजनी वाला इलाका। उसके बाद में कुबाचा को मिला कच्छ व सिंध वाला इलाका, और उसके बाद बख्तियार खिलजी को मिला बंगाल व बिहार वाला इलाका। तो ये इनके इलाके भी आपको, इनका जो एरियाज़, जो इनका रीजन था वो भी आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या थे, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका गुलाम था, यही आगे जाके दिल्ली सल्तनत की क्या करेगा, स्थापना करेगा। गुलाम वंश के साथ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलें आगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ये वीडियो ईमानदारी से आपको कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच।